गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बलराम यादव, एमएससी फिजिक्स एमएड। स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लाया हूँ और वो जो सब्जेक्ट है वह है फिजिक्स। तो हम आप सबको फिजिक्स पढ़ाएंगे और ये जो फिजिक्स होगा सबसे पहले कौन सी क्लास के लिए होगा, तो हम क्लास 12th से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद क्लास 11th, 10th, 9th, तो इस तरह से हमारी क्लासेस होंगी। तो सबसे पहले हम क्लास 12th के लिए शुरू करते हैं। तो क्लास 12th के लिए हमारा फिजिक्स है। ओके, तो क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वह है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्लास 12th का एनसीईआरटी सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्ज एट रेस्ट चार्ज के बारे में हम स्टडी करेंगे। वो फिजिक्स के एक ब्रांच में आती है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के ब्रांच के हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that's deal with static electric charge. Static electric charge, that is charge at rest. तो हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें जो हमारा होगा वो हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे और जो हमारा चार्ज होगा वो कैसा होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा और नहीं चल रहा होगा तो चलाइए क्वेश्चंस को। चार्ज एट रेस्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, सर अगर चार्ज इन मोशन में होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर चार्ज इन मोशन होगा तो वह एक और फिजिक्स की ब्रांच हुई, उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे और जो हमारा चार्ज होगा वह कैसा होगा? चार्ज इन मोशन। ओके, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इसमें हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? चार्ज इन मोशन। ओके, चार्ज इन मोशन। ठीक है, ओके, तो चार्ज इन मोशंस में जो हम स्टडी करेंगे, चार्ज अगर मोशन में होगा तो फिजिक्स की एक ब्रांच आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये चार्ज इन मोशन को हम आगे के इसी चैप्टर में होगा, हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा टॉपिक ये पहला ही यूनिट है, चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चार्ज से हमको एक बात याद आती है, तो चार्ज भी हमने कभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, याद है? तो आंसर है यस, याद है। नहीं याद होगा तो याद करिए, हम क्लास 10th में आपको पढ़ाए हुए थे। तो क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर से याद है क्या था? तो आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो चार्ज से रिलेटेड था वह क्लास 10th में हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्ज के बारे में ही पढ़ा था कि चार्ज होता क्या है और चार्ज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हमने पढ़ा था, क्लास 10th में ही पढ़ा था। तो ये जो हमारा लेक्चर्स है सेम एज होता है, क्लास 10th के लिए भी होता है, क्लास 12th के लिए होता है, यानी कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम होता है, चाहे हम क्लास 10th के लिए पढ़ें चाहे हम क्लास 12th के लिए पढ़ें। ओके, तो क्लास 10th में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, आंसर यस, चार्ज के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, चार्ज होता क्या है। तो ये जो हमारा लेक्चर्स होगा ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और क्लास
ट्वेल्थ के भी स्टूडेंट देख सकते हैं। तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट क्लास 10th के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा 10th और 12th के लिए सेम होगा। तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमने पढ़ा, चार्ज इन मोशंस, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट में पढ़ा, फिर यही चार्ज के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इन क्लास 10th में हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं क्लास 12th के क्लास के लिए। तो क्लास 12th का या फिर दोनों क्लास के लिए, क्लास 10th के लिए भी है, ये हमारा है क्लास 10th के लिए, और ये जो हमारा है ये है क्लास 12th के लिए। तो क्लास 10th के अगर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, और 12th के बच्चे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग क्लास 12th के लिए फोकस कर रहे हैं, जो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ठीक है, इसको इरेज करें। ओके, तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, चार्ज एट रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, वी सी ऑल अराउंड अस विथ सोलर सिस्टम, दे consist of two things. First is matter and second is radiation. तो ये जो हमारी दुनिया है, पूरी दुनिया जो हम अपने आसपास की दुनिया देखते हैं, या फिर जो हमारा सोलर सिस्टम हुआ है, वह सिर्फ दो चीज़ों से बनी है, और वह दो चीज़ है, फर्स्ट हमारा है मैटर, और जो दूसरा है वह हमारा है रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हुआ मैटर और दूसरा हमारा हुआ रेडिएशंस। तो हम पढ़ते हैं रेडिएशंस क्या होता है। तो रेडिएशंस जो हमको सन से धूप आती है, रेडिएशंस, और जो हमको हीट मिलती है, हीट से जो वेव्स आती है, और उसके साथ जो हमको मोबाइल नेटवर्क्स में जो हमको कनेक्शंस आते हैं, जो नेटवर्क्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। वे जो आते हैं वो रेडिएशंस के अंतर्गत आते हैं। तो रेडिएशंस मीन्स क्या हुआ, हमने पढ़ा रेडिएशंस मीन वेव्स। जितने भी वेव्स फॉर्म होंगे सब हम उसमें उसको स्टडी करेंगे। किसमें स्टडी करेंगे, तो आंसर है रेडिएशंस में। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है लाइट वेव्स, और क्या हो सकते हैं हीट वेव्स, और क्या हो सकते हैं साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसमें स्टडी करते हैं। ओके, और जो हमारा मैटर होता है, मैटर, तो मैटर हमारा क्या चीज होता है, तो मैटर में हम ये स्टडी करते हैं कि मैटर में मास होता है, वॉल्यूम होता है, और उसके बाद इसमें मोमेंटम होता है, ठीक है, मोमेंटम, और भी बहुत सारे होते हैं मैटर्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो बट हमने देखा कि जो वेव्स होते हैं इनके पास मास नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, मोमेंटम नहीं होता है, और उसके बाद जो हमारे मैटर होते हैं उसमें वेव्स फॉर्म नहीं होते। बट ये जो रेडिएशंस और मैटर है, इसमें एक चीज ऐसी होती है जो दोनों में होती है, और उस चीज का नाम है क्या, एनर्जी। वो क्या चीज है, एनर्जी। तो एनर्जी जो रेडिएशंस में भी होता है और मैटर में भी होता है, एनर्जी, ठीक है। आगे हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जो हमारे मैटर्स होते हैं वे वेव्स फॉर्म में भी होते हैं, और जो हमारे वेव्स होते हैं वे मैटर्स के फॉर्म होते हैं। तो जो हम आगे क्लास नहीं, इसी क्लास में मिलेगा आपको, उस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो या डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स को हम स्टडी करेंगे। उसमें कि जो हमारे मैटर होते हैं वो वेव्स फॉर्म में भी होते हैं, और जो वेव्स होते हैं वो मैटर्स के फॉर्म में भी होते हैं। उसको हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं मैटर के बारे में, और हम रेडिएशंस को आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस समय की जो क्लासेस हमारी होंगी वो मैटर के अबाउट होंगी। तो अब हम स्टडी करेंगे मैटर। ओके, मैटर और पार्टिकल, इसको हम पार्टिकल से बोलते हैं या मैटर भी बोलते हैं, पार्टिकल, ठीक है। ओके,
तो ये जो हमारे मैटर्स और पार्टिकल्स होते हैं, तो हमारे मैटर्स और या पार्टिकल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वह कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से मैटर या पार्टिकल्स किसी दूसरे मैटर या पार्टिकल्स पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से वह दूसरे पार्टिकल पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, ओके। तो मैटर की एक क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैटर कैन अप्लाई अ फोर्स, कैन अप्लाई a force on other particles, ओके। तो मैटर की एक प्रॉपर्टी हुई, ठीक है, जिसकी वजह से वह दूसरे पार्टिकल पर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। ओके, तो किस तरह से हमारी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स लगा सकता है। जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं मैटर, वे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, तो हमने देखा कि ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ, हम किसी भी मैटर को, किसी भी पार्टिकल्स को, इसी पार्टिकल को जब हम छोड़ते हैं, इस तरह से छोड़ते हैं, तो ये जो हमारी अर्थ होती है उसको अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ओके, तो हमारी एक जो अर्थ है वह एक मैटर है जिसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट को वह अपनी तरफ उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, तो यही है कि मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो वह क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है दूसरे पार्टिकल्स पर। ओके, यहाँ तक ही नहीं, हमने देखा हमारे सोलर सिस्टम में, तो हमारे सोलर सिस्टम में भी होता है कि अर्थ से बड़ी हमारी क्या है, सन है। तो अर्थ से बड़ी हमारी सन है, तो सन के चारों तरफ हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, उसके अराउंड मूव करते हैं, मूव करके फिर वो अपने प्लेस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अर्थ से बड़ी हमारी क्या चीज़ है, आंसर है सन। तो सन है और भी अदर स्टार्स हैं। तो हमने देखा, हमने पढ़ा हुआ भी है प्रीवियस क्लास में, क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है और क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है कि जो ये हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, सन के अबाउट जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, या अर्थ के अबाउट जो हमारा मून है वो रिवॉल्व कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो आंसर है कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से जितने सोलर सिस्टम में हमारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सब एक दूसरे से बधे हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के कारण। तो सोलर सिस्टम्स भी हमारा जो है वह एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना हुआ है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में आप लोग जानते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, तो ये जो हमारा फोर्स है वह है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो मैटर्स हमारा या अर्थ हो या हमारे सोलर सिस्टम्स में जितने भी स्टार्स हैं वे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगाते हैं, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ओके, नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो इरेज कर रहे हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम क्लास 11th और क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो हम थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर होता क्या है और किस तरह से होता है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो मैटर की एक प्रॉपर्टीज हुई जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कारण है वह क्या चीज़ है, वह है मास। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रीजन है, जो कारण है, वह क्या है, मास। तो मैटर के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुई मास, जिसकी वजह से वह दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। ओके, उस फोर्स का नाम क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होता है, तो आंसर है एक मैटर की प्रॉपर्टी की वजह से होता है, और वह मैटर की प्रॉपर्टी का क्या नाम है, मास। ओके, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं, दो मासेस, ये हमारा हुआ फर्स्ट मास m1 और ये जो हमारा सेकेंड मास हुआ m2, और इनके बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वह है r। ठीक है, तो बिटवीन
distance between two object m1 and m2 is a r. Then by gravitational force F is directly proportional to क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, तो इनके मासेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके प्रोपोर्शनल होता है, ओके। बट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी कैसा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेरी गुड, ओके। तो F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to 1 upon r square, या डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। जब इन दोनों को हम मैच कराते हैं तो F is directly proportional to क्या होता है, m1 m2 upon r square, ओके। तो प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इक्वल्स आता है, उसके साथ साथ एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ये हुआ F is equal to g m1 m2 upon r square। ये हमारा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल या टू मैटर देयर हैव सम मासेस m1 एंड m2, ठीक है। तो F is equal to g m1 m2 upon r square हुआ, ओके। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें कि जब हमारे जो मासेस हैं अगर यूनिट मासेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह यूनिट डिस्टेंस है, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो हम कैलकुलेट करते हैं, इफ m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 1 kg and r is equal to 1 मीटर, इसको हम ऐसा ही यूनिट में लेते हैं। तो हम f की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है, m1 is equal to 1 kg इसमें रखिएगा, m2 is equal to 1 kg and r is equal to 1, सारी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमको कैलकुलेशन मिलेगा f is equal to g m1 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू into 1 डिवाइड बाई r स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, ओके। तो कैलकुलेशन से हमको क्या मिलता है, F is equal to g into 1, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा हमको F is equal to g, ओके। तो आपको g का वैल्यू क्लास 11th का क्लास 9th में मिला हुआ होगा। तो कैपिटल G का वैल्यू क्या होता है, तो आंसर है कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 into 10 power minus 11, और यह क्या है, फोर्स है। तो उस फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो आंसर है ऐसा यूनिट न्यूटन। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास जो दो मासेस हैं जिनकी यूनिट मास हुए, यूनिट डिस्टेंस हुए, तो हमने देखा वो फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, वो भी कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो हमने देखा F is equal to 6.67 into 10 power minus 11, it is a very low force between their masses, ठीक है। तो ये बहुत ही कम फोर्स लगाता है, और इसको याद रखिएगा आगे जब हम इसको यूज करेंगे, कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो वहाँ से कंपैरिजन में हमको मिलता है कि ये फोर्स कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। इसको हम आगे वीडियो में स्टडी करेंगे इसके बारे में, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F is equal to 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन, ओके। इरेज करें इसको, ठीक है। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारे मैटर है, मैटर की एक प्रॉपर्टी हुई मास, तो हम उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैटर क्या है, तो मैटर मास क्या है, तो मास क्या हुई, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुई पार्टिकल की, मैटर की, जिसकी वजह से वह दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है, और जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको हम राइट कर लेते हैं। तो क्या चीज है, मास। तो मास इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स which can apply a force known as कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ,
ग्रेविटेशनल फोर्स एक मैटर की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मास, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यह एक ऐसा फोर्स है, यह सिर्फ ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि ये अर्थ है ये हमारी, तो इस पार्टिकल को हमने छोड़ा अर्थ इसको अट्रैक्ट किया। क्या कभी आपने देखा है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा और ये जूम करके रिपल हो गया? तो आंसर है नहीं। तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यह ओनली कौन सा फोर्स होता है? ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये हुआ मास। तो मास क्या चीज हुई? एक पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता है, दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है, और जिसका नेम हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हमने देखा यूनिट मासेस के लिए और यूनिट डिस्टेंस के लिए जो वैल्यू था F = 6.67 × 10⁻11, जो कि बहुत 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 कम ही फोर्स है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पार्टिकल यानी मैटर की एक प्रॉपर्टी है मास, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मास, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, फिर उसके बाद मैटर की, पार्टिकल्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से वह बहुत 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 ज्यादा फोर्स लगाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर। तो मैटर की एक और प्रॉपर्टी हुई जिसकी वजह से वह दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो लगाता है, वह जो फोर्स होता है इस ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वह जो फोर्स होता है उस फोर्स का नाम क्या हुआ? उस फोर्स का नाम हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स यानी मैटर की एक और कोई प्रॉपर्टीज है, दूसरी प्रॉपर्टीज हुई जिसकी वजह से वह भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, बट वह फोर्स इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि ग्रेविटेशन का फोर्स क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। उससे हम ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उस फोर्स का नाम हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो पार्टिकल्स की वह कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा फोर्स लगाती है? और जो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना स्ट्रांग होता है, कितना स्ट्रांग होता है? लगभग आपका होता है 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है, कितना स्ट्रांग होता है? 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इतना स्ट्रांग होता है। ओके, तो मैटर की और पार्टिकल्स की वह कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लगाता है? ओके, अब हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने देखा इसको, ये क्या है? हमारे पास एक पार्टिकल है, एक मटेरियल्स है। ठीक है, तो इसके पास कुछ मास है। ठीक है, हमने मास देखा, कुछ मास है मास। ठीक है, तो अब हमने देखा कि पार्टिकल्स यानी मटेरियल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मास, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये इसके पास मास है ना, तो इसको क्या करना चाहिए? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना चाहिए। तो हमने देखा, तो इसका एक एग्जांपल है इस तरह से। ठीक है, ओके, तो इसका एग्जांपल इस तरह से है। ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इसके पास मास है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो हमने देखा कि ये जो हमारा मास है यानी पार्टिकल है, मैटर है, मास इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, बट ये हमने देखा इस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। आंसर है नो। ये पेपर्स के स्मॉल पीस को ये जो पार्टिकल है जिसके पास मास तो है, बट ये क्या कर रहा है? खींच नहीं पा रहा है, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, लेकिन ये जो हमारा पार्टिकल है, जब हम इसको किसी के साथ रब करते हैं, जैसे हमने इसको रब किया,
ओ मेरे पास तो बाल नहीं है। ड्राई हेयर से जब इसको रब करेंगे या किसी कपड़े से इसको रब करेंगे तो हमने देखा इसको जब हम रब कर रहे हैं, ये देखिए जब हम इसको रब किए तो अब हमने देखा कि ये पेपर के पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये पेपर के पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हमने देखा अब इसके पास मास तो था, तो मास जो था पहले हमने देखा इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमने इसको किसी के साथ रब किया अब इसके पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो इसके पास चार्ज आ गया और वह उस चार्ज की वजह से इस पार्टिकल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो हमने देखा ठीक है, ये मैटर्स की प्रॉपर्टी मास तो है, लेकिन मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा पाया। ओके, लेकिन हमने जब उसको कुछ दिया यानी कुछ उसमें फ्रैक्शंस किया, उसको रब किया, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई और वह उस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दूसरे स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कर रही है, खींच रही है। पहले तो नहीं खींच रही थी, लेकिन अब क्या कर रही है, खींच रही है। तो मैटर की एक प्रॉपर्टी हुई मास, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, लेकिन उसी मास की वजह से अब ये दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं खींच रहा है, नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, लेकिन जब हमने इसको किसी के साथ रब किया ठीक है, तो ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को यानी छोटे से स्मॉल पेपर्स को वो अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो जब ये अट्रैक्ट किया, उस पीस को अट्रैक्ट किया, तो कहीं कहीं फोर्स लगाया। अब ये जो स्मॉल पेपर इस पे चिपका हुआ है, तो हमने देखा अर्थ उसको खींच रही है, पेपर उसको खींच रही है, लेकिन वो जो पार्टिकल है, जो अर्थ है, इस छोटे से पार्टिकल को खींच नहीं पा रही है। और ये जो है हमारा छोटा सा मास उसको चिपका कर रखा है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, अर्थ का फोर्स ज्यादा हुआ या फिर इस छोटे से पार्टिकल का फोर्स ज्यादा हुआ? तो आंसर है इसका फोर्स ज्यादा हुआ देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इस पार्टिकल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स आई, कहां से आई, ड्यू टू रब करने से। ठीक है, तो हमने देखा हमारे मैटर्स की, पार्टिकल्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, जिसकी वजह से क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है, और उस फोर्स का नाम हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने बताया कितना स्ट्रांग हुआ, 10⁻36 टाइम। ओके, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हुआ, हम अपने नेचर में देखते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा वहां पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से आया, इस मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आया, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या हुआ, चार्ज। क्या नाम हुआ, चार्ज। तो मैटर की यानी पार्टिकल्स की एक दूसरी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, पार्टिकल मिली, जो क्या है, चार्ज। जो चार्ज की वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है, और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, बहुत स्ट्रांग है, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स फेल कर रहा है। तो हम अपने नेचर्स में जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं देखते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं। एग्जाम्पल हुआ, ये देखिए, ये हमने इसमें कैप लगाया, ये रख दिया, बताइए। तो ये अब क्या किया, ये पार्टिकल्स इसको क्या कर लिया, क्लीन कर लिया, चिपका लिया, पकड़ लिया। और भी हम वर्क करते हैं, नट बोल्ट को कसते हैं। ओके, तो वहां पे भी हमने क्या किया, नट को कस दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब हम चलते हैं जो हमारा चलना होता है, तो हमारा जो पैर है और जो हमारा अर्थ है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फ्रैक्शंस होने की वजह से चार्ज क्रिएट होता है, और उस चार्ज क्रिएट होने की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, और वो फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है, जिसकी वजह से ये चिपक जाता है और हम आसानी से चलते हैं। तो बहुत सारे हमारे नेचर्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह क्या है, रीजंस क्या है, तो आंसर है चार्ज। ठीक, तो ये जो हमारा चार्ज होता है, तो चार्ज के बारे में हम स्टडी करेंगे। और चार्ज के बारे में ही अभी हमने स्टडी किया था, हमने बोला था कि जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो चार्ज पढ़ेंगे। अब
चार्ज तो हमने देखा, चार्ज एक मैटर यानी एक पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब इस तरह से हम किसी पार्टिकल्स को, किसी मटेरियल्स को चार्ज करना सीख गए, ठीक है, चार्ज क्रिएट करना सीख गए। तो हमने ये देखा कि इसमें फर्स्ट टाइम क्या था, हमने देखा ये पेपर को पीस को नहीं खींच रहा है, अब हमने देखा ये अब खींच रहा है। तो जो हमारा चार्ज होता है, ठीक है, उस पार्टिकल्स में लानी पड़ती है, और उसमें लाने का जो तरीका है वो क्या है, ड्यू टू रबिंग। तो हम किसी भी मटेरियल्स को, किसी भी पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उसमें चार्ज आता है और उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। ओके, अब देखिए, तो इस तरह से हमने देखा ये हमारा पास फर्स्ट पार्टिकल है, इसको हमने चार्ज किया। ओके, ये हमारे पास दूसरे पार्टिकल है, इसको हमने चार्ज किया, दोनों क्या हुए, चार्ज हुए। और जब हम इसको पास लाते हैं तो हमने देखा इसके चार्ज पार्टिकल इसमें इतनी तेजी के साथ मूव करते हैं कि हमको एक चमक मिलती है। एक क्या मिलती है, चमक, ठीक है। तो इस तरह से हमको चमक मिलती है, जैसे हम दो पत्थर है, हमारे पास दो पत्थर है, एक पत्थर ये हुआ, एक पत्थर ये, जब हम पत्थर को इस तरह से तेजी से रब करते हैं तो क्या निकलता है, चमक। क्या निकलता है, चमक। और उसी चमक का नाम है इलेक्ट्रा। उस चमक का क्या नाम है, इलेक्ट्रा। ठीक है, तो उस जो स्पार्क है उसका नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रा। तो उसी से हमने पूरा नाम दे दिया कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तो उसमें एक चमक आती है, और उसी का पूरा नाम हो गया क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पूरा नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो अब हम क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर, एक पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और वह फोर्स हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हम डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज is a characteristics of a particle or matter which can apply a force on other particle। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक पार्टिकल्स या मटेरियल्स की क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स हुई जिसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कल और स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी चार्ज के बारे में आप कुछ पढ़ के आइए, कल का क्लास और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।